फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लैन कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना लैन कम्युनिकेशन को जाने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस सिमुलेशन के थ्रू हम समझते हैं, हम जानते हैं कि कैसे डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसा कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक सेशन में डिस्कशन किया था कि एक नेटवर्क बहुत सारी डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किसी मीडियम से जुड़े रहते हैं। तो इस सिमुलेशन में हमने चार डिवाइसेस, चार कंप्यूटर्स पीसी ए, पीसी बी, पीसी सी एंड पीसी डी को एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस स्विच के साथ में कनेक्ट कर रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब डिवाइसेस नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो उनको अपनी अपनी एक आइडेंटिटी भी चाहिए होती है। तो लैन में हर एक डिवाइस की दो यूनिक आइडेंटिटी होती हैं, एक जिसको हम लॉजिकल आइडेंटिटी बोलते हैं या जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, और दूसरी जिसको हम फिजिकल आइडेंटिटी मैक एड्रेस बोलते हैं। इस तरीके से हर एक डिवाइस की दो आइडेंटिटी होती हैं। लॉजिकल एड्रेस आपका टेम्परेरी एड्रेस होता है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, जबकि जो फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है वो किसी भी डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैंने हर एक डिवाइस के लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस लिस्टेड कर रखे हैं ताकि वीडियो के दौरान आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी डिवाइस की क्या आइडेंटिटी है। तो चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अगर पीसी ए और पीसी बी नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस रहती है। इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जैसा कि मैंने बोला, पीसी ए एक सेंडर डिवाइस है जबकि पीसी सी हमारी रिसीवर डिवाइस है। तो चलिए हम पीसी ए पे चलते हैं और रन में जाके कमांड टाइप करते हैं पिंग, और पीसी सी का लॉजिकल एड्रेस जो कि आईपी एड्रेस है वो देते हैं, वो जो कि है आपका 192.168.10.3। तो जैसे ही हमने ये कमांड रन पे टाइप की और हमने एंटर प्रेस किया, यहीं से हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले हमारा स्टेप 1 परफॉर्म होता है और उस स्टेप में पीसी ए ये जो कि सेंडर डिवाइस होती है वो ये चेक करती है कि जिस कंप्यूटर से मुझे कम्युनिकेट कराने के लिए बोला गया है कहीं वो मैं खुद तो नहीं हूँ, कहीं वो मेरा अपना लोकली कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो इस स्टेप में सेंडर डिवाइस अपने आईपी एड्रेस को उस एड्रेस से मैच कराएगी जिससे कम्युनिकेशन कराने के लिए बोला गया है। तो मैच कैसे कराती है, तो जैसे सबसे पहले वो अपना ऑक्टेट 1 की वैल्यू चेक करेगी कि मेरे ऑक्टेट फर्स्ट की वैल्यू है 192, और जो रिसीवर डिवाइस जिससे मुझे कम्युनिकेट कराने के लिए बोला गया है उसकी पहले ऑक्टेट की वैल्यू भी है 192। देन वो सेकंड ऑक्टेट पे आती है और देखती है कि मेरे सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू है 168 और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसकी भी वैल्यू है 168। इसी तरीके से वो तीसरे ऑक्टेट की वैल्यू भी चेक करती है जो कि आप देख सकते हैं कि सेम है। जैसे वो अपने फोर्थ ऑक्टेट पे आती है और वो देखती है कि मेरे फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू है 1, जबकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर या जिससे मुझे कम्युनिकेट कराना है उसके फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू है 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिससे मुझे कम्युनिकेट कराना है वो आईपी एड्रेस मेरा अपना लोकली आईपी एड्रेस नहीं है, यानी कि वो डिवाइस मैं खुद नहीं हूँ। यहीं पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है और हमारी डिवाइस स्टेप 2 की तरफ मूव करती है और वो ये चेक करती है कि जिस डिवाइस से मुझे कम्युनिकेट करना है वो मेरे ही सबनेट में है या मेरे सबनेट में नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे डिवाइस ये पता लगाती है कि डेस्टिनेशन डिवाइस मेरे ही नेटवर्क में है, मेरे ही सबनेट में है, या मेरे नेटवर्क में नहीं है, मेरे सबनेट में नहीं है। तो उसके लिए जब हम आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को असाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसको एक सबनेट मास्क भी असाइन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी का सबनेट मास्क यूज़ किया है। इसमें 24 नेटवर्क बिट्स हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास सी में हमारी 8 होस्ट बिट्स होती हैं। तो क्लास जो ये डिवाइस है आपकी ए, ये अपनी 24 बिट्स देखेगी कि मेरे 24 बिट्स की वैल्यू क्या है। तो उसको पता चलता है मेरे 24 बिट्स की वैल्यू है 192.168.10
और वो देखती है कि डेस्टिनेशन डिवाइस है उसकी भी 24 बिट्स की वैल्यू है 192.168.10। तो इससे डिवाइस ए ये बिलीव करती है कि जिस डिवाइस से मुझे कम्युनिकेट करना है वो मेरे ही सबनेट में है, मेरे ही नेटवर्क में है। तो स्टेप 2 में ये कंफर्म करने के बाद कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो मेरे ही सबनेट में है, मेरे ही नेटवर्क में है, तो अब पीसी ए ये चेक करेगा क्या इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मेरे पास इसका मैक एड्रेस है, क्या मैं इसके मैक एड्रेस को जानती हूँ। तो ये कैसे चेक करता है, ये हर एक मशीन अपनी एक ARP टेबल क्रिएट करती है जिसमें वो आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस लिखती है। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। कमांड उसके लिए होती है आपकी ARP-A। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो आपको क्या पता चलता है, आपकी ये मशीन बता रही है कि नो ARP एंट्रीज फाउंड, यानी कि मैं किसी भी लॉजिकल आईपी एड्रेस के अगेंस्ट किसी भी मैक एड्रेस को नहीं जानती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इससे अभी फ़िलहाल कम्युनिकेट नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन डिवाइस। क्योंकि आपको पता है हम लैन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और लैन कम्युनिकेशन नॉर्मली आपका लेयर 2 ऑपरेशन बोला जाता है जहाँ पे डिवाइसेस आपकी मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। तो अब अगर डिवाइस ए को डिवाइस सी से कम्युनिकेट करना है तो डिवाइस ए के पास सी का मैक एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सी के मैक एड्रेस को लेने के लिए डिवाइस ए क्या करती है, एक ARP रिक्वेस्ट नेटवर्क में भेजती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ARP रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लिस्टेड कर रखा है कि ARP रिक्वेस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ होता है सेंडर्स मैक एड्रेस, यानी कि सेंडर डिवाइस का मैक एड्रेस। अब क्योंकि हमारी डिवाइस सेंडर ए है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का मैक एड्रेस लिस्टेड है। देन जो दूसरी फील्ड होती है वो होती है आपकी सेंडर्स आईपी एड्रेस, यानी कि सेंडर डिवाइस का आईपी एड्रेस, जो कि डिवाइस ए का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, वो यहाँ पे लिस्टेड है ना। टारगेट मैक एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस का मतलब हुआ कि जिस मैक एड्रेस को मेरी डिवाइस को ढूंढना है। अब क्योंकि उसको अभी तो उसका मैक एड्रेस पता नहीं है तो टारगेट मैक एड्रेस में डाल देती है अननोन मैक एड्रेस मीन्स 00000 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या टारगेट आईपी एड्रेस जो कि आपने उसको बताया है कि इससे आपको कम्युनिकेट करना है। तो इस तरीके की एक ARP रिक्वेस्ट बना के आपकी डिवाइस ए नेटवर्क में इस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगी। ब्रॉडकास्ट कर देगी मतलब क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट नेटवर्क में सभी डिवाइसेस के पास में जाएगी। अब चलिए देखते हैं, जब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है डिवाइस बी के पास तो डिवाइस बी ये चेक करती है कि मेरे पास एक ARP रिक्वेस्ट आई है जिसमें टारगेट आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.10.3। तो लाओ मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करती हूँ और उसने देखा कि मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.10.2। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ये जो ARP रिक्वेस्ट है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये तो किसके लिए है, ये है 10.3 के लिए। तो बी जो डिवाइस है वो इस ARP रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगी, मतलब इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगी, ख़त्म कर देगी। इसी तरीके से जब ये ARP रिक्वेस्ट पहुंचेगी डिवाइस डी के पास तो डिवाइस डी भी टारगेट आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस के साथ मैच कराती है और क्या मिलता है उसको कि टारगेट एड्रेस में लिखा हुआ है 10.3 बट मेरा अपना आईपी एड्रेस तो क्या है 10.4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ARP रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है। जब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है डिवाइस सी के पास तो सेम जैसा बी ने और डी ने किया सी भी सेम करती है और वो चेक करती है टारगेट आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस के साथ और देखती है कि ये जो टारगेट आईपी एड्रेस ARP रिक्वेस्ट में लिस्टेड है वो तो मेरा ही अपना आईपी एड्रेस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस मशीन ने ये ARP रिक्वेस्ट भेजी है मुझे उसको अपना मैक एड्रेस ARP के रिस्पॉन्ड में भेजना है। बट उससे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, अपनी ARP टेबल भी क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसने ARP रिक्वेस्ट भेजी है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 और उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे है। तो इस डिवाइस ने क्या किया, अपनी ARP एंट्री क्रिएट कर ली कि 192.168.10.1 का जो मैक एड्रेस है वो ये है, तो यहाँ पे ये लिस्टेड कर लेगी और उसके बाद ARP रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगी। और जब ये ARP रिस्पॉन्ड करेगी तो आप जानते हैं कि सेंडर मैक एड्रेस में अब इसका मैक एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि ये सेंडर होगी, अब ये रिस्पॉन्ड भेज रही है तो सेंडर मैक एड्रेस में इसका अपना मैक एड्रेस आ जाएगा। सेंडर आईपी एड्रेस में इसका अपना आईपी एड्रेस यानी कि 192.168.10.3 आ जाएगा। टारगेट मैक एड्रेस, अब क्योंकि उसको तो पता ही था, उसने तो ARP रिक्वेस्ट से मैक एड्रेस ले रखा था, तो ये सिंपली ए डिवाइस का मैक एड्रेस यहाँ पे डाल देगी और इसी तरीके से टारगेट आईपी एड्रेस में वो डिवाइस ए का आईपी एड्रेस लिख देगी 192.168.10.1।
तो इस तरीके से जब ये रिस्पॉन्ड करेगी तो जो इसका रिस्पॉन्ड होगा वो सिंपल जाएगा किसके पास, ए के पास, क्योंकि टारगेट मैक एड्रेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब ए के पास रिस्पॉन्ड पैकेट आता है तो ए क्या करता है, वहाँ से सेंडर की फील्ड से, क्योंकि अभी सेंडर की फील्ड में क्या होगा, ये भेजा किसने, इसी ने भेजा है, तो सेंडर का मैक एड्रेस होगा। तो डिवाइस ए इस आईपी के अगेंस्ट, यानी कि सेंडर का आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.10 होगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड किसने भेजा है, पीसीसी ने। तो पीसीए भी अपनी एआरपी एंट्री क्रिएट कर लेगी, और वो क्रिएट कर लेगी कि 192.168.10.3 का जो मैक एड्रेस है वो ये है। तो इसने अपनी एआरपी रिक्वेस्ट, अपनी एआरपी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब पीसीए के पास पीसीसी का मैक एड्रेस है। नाउ पीसीए कैन कम्युनिकेट टू पीसीसी। तो आप लोगों ने अच्छे से समझा कि आईपी एड्रेस की बेसिकली रैन में ज़रूरत क्या होती है, एआरपी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, अदर डिवाइसेस का मैक एड्रेस को रिसीव करने के लिए। और एक बार जैसे ही ए को सी का मैक एड्रेस मिल जाएगा, नाउ ए सी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो चलिए हम इसको ज़रा चल के देखते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखते हैं PING पिंग एंड 192.168.10.3। तो देखिए आपका रिप्लाई आने लगा, यानी कि जितनी देर में हमने इसको डिस्कशन किया, लगभग हमें डिस्कशन करने में 6 से 7 मिनट लगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये बहुत ही क्विकली ये सारा काम हो जाता है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि PC A पे PC3 से कम्युनिकेशन आने लगा। ये कम्युनिकेशन क्यों आने लगा, चलो इसको समझते हैं। अब हम दोबारा से एक बार कमांड चलाते हैं ARP स्पेस -A। तो अब भाई आप क्या देखते हो कि आपकी मशीन, आपकी डिवाइस ए के पास अब 192.168.10.3 जो मशीन है उसका मैक एड्रेस है। इसी वजह से आपका ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। तो चलिए इसी तरीके से हम डिवाइस सी के पास चलते हैं और उसकी ARP एंट्री चेक करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे ARP स्पेस -A, तो आप देख सकते हैं जो डिवाइस ए है उसके आईपी के अगेंस्ट डिवाइस ए का मैक एड्रेस सी के पास भी लिस्टेड है। अब ए सी के मैक एड्रेस को जानती है, डिवाइस सी ए के मैक एड्रेस को जानती है। नेक्स्ट टाइम ये जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो इनको कोई भी ARP रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में एक दूसरे के मैक एड्रेस हैं। इसी तरीके से अब अगर आपकी डिवाइस ए डिवाइस बी से कम्युनिकेट करती है या डिवाइस डी से कम्युनिकेट करती है, तो आपको पता है कि डिवाइस ए के पास ना तो बी का मैक एड्रेस है ना ही डी का मैक एड्रेस है। सेम प्रोसेस वही होगी जब हमारी डिवाइस ए ने सी के साथ कम्युनिकेट किया था। सबसे पहले उसने अपना टारगेट आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस के साथ मैच किया था, देन उसने ARP की एंट्री चेक की थी। और अभी अगर आप ए को बी से कम्युनिकेट कराएंगे तो सेम प्रोसेस होगी। तो चलिए ए को बी से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। PING पिंग एंड IP एड्रेस ऑफ द डिवाइस बी विच इज़ 192.168.10.2। तो आप देख सकते हैं डिवाइसेस दोनों कम्युनिकेट कर रही हैं, यानी कि ए ने ARP रिक्वेस्ट बी को सेंड की, बी ने उसके रिस्पॉन्ड में अपना मैक एड्रेस दिया। नाउ बोथ आर कम्युनिकेटिंग। सेम फॉर डिवाइस डी, its IP address is 4 of device D. So here you can see the communication between device A and device D. तो चलिए एक बार दोबारा से ARP स्पेस -A कमांड चलाते हैं और अब ARP एंट्री चेक करते हैं डिवाइस ए की। तो आप देख सकते हैं अब डिवाइस ए के पास तीनों डिवाइसेस के मैक एड्रेस लिस्टेड हैं। यानी कि अब अगर डिवाइस ए को डिवाइस बी, डिवाइस सी या डिवाइस डी से कम्युनिकेट करना हो तो उसको ARP रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।